A very good afternoon to you all once again. Let's take your attendance first. खुशी सिंह, प्रेजेंट सर। पूजा पटेल, प्रेजेंट सर। मैत्री पटेल। प्रेजेंट सर। मैत्री पटेल कल नहीं आए थे आप? क्लास नहीं आई थी। कल स्कूल गए थे? हाँ। अच्छा, चलो स्कूल तो गए थे ना? हाँ। ठीक है। चलो विनीत, प्रेजेंट सर। तुम भी बेटा कल नहीं आए थे, स्कूल गए थे क्या? नहीं सर, मैं लेट हो गया था। अच्छा, कल आए थे, क्लास में आए थे? नहीं, बात नहीं आया था, स्कूल भी नहीं गया था। अच्छा, क्लास में भी नहीं आया, स्कूल भी नहीं गया, क्यों? सर लेट हो गया था, कल मैंने अटेंड करने की ट्राई की थी लेकिन। अच्छा, कहाँ गए हुए थे? घर पे ही कहीं घूम रहे थे क्या? नहीं, बैंक में गया था, काम था। अच्छा, बैंक में काम था, चलो ठीक है। मैत्री शाह, विश्वा, प्रियांशी। प्रेजेंट सर। प्रियांशी बेटा, तुमने यूनिट टेस्ट का पेपर दिया था इस बार कि नहीं दिया था? सर पेपर सबमिट नहीं किया था मैंने। क्यों नहीं किया? कम से कम सबमिट तो करना चाहिए ना बेटा। भूल गए थे क्या? नहीं सर, मैं वहाँ पे नहीं हूँ। मैं अच्छा, गांव में गए हो कहीं, व्यारा में नहीं हो? यस सर, मैं 11 में नहीं हूँ इसलिए। अच्छा, इसलिए नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। पेपर लिखा तो था ना अपने घर पे? यस सर। तो बेटा फोटो ही भेज देते ना सर को, कम से कम आपके नंबर चढ़ जाते वहाँ पे। फोटो भेज दिया था आपने? सर भेजा था मैंने। फोटो भेजा था आपने? यस सर। चलो ठीक है, मैं एक बार देख लूंगा, आपके फिर नंबर उस हिसाब से चढ़ जाएंगे, ठीक है, फोटो के ऊपर। ओके सर। चलो, खुशी कटारिया, अनूप प्रसाद, इनमें से कोई आया है? भूमिका गामित, हितेश। चलो, और किसी का अटेंडेंस रह गया हो तो बताओ बेटा। सर भावसर विश्वा प्रेजेंट। भावसर विश्वा इज प्रेजेंट। विश्वा, आप भी कल स्कूल गए थे क्या? यस सर। अच्छा, चलो ठीक है, तो आपका भी कल का, जो बच्चे स्कूल गए थे ना, उनका कल का अटेंडेंस मैंने लगा दिया है, ठीक है? तो स्कूल गए थे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, और किसका अटेंडेंस रह गया भाई? मेरे ख्याल से सबका हो गया ना, सब लोग आ गए ना? मैत्री शाह प्रेजेंट। मैत्री शाह इज ऑल्सो प्रेजेंट। चलो, ओके, नाउ इट्स डन। यस, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। चलो, तो हम बेटा किसकी बात कर रहे थे कल? हम बात कर रहे थे रोटेशनल मोशन की, राइट? जिसमें हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुरू कर दिया था कल। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या? कल मैंने आपको यही समझाने की कोशिश करी थी कि व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना? अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया असल में होता क्या है ना, जैसे हम जब लीनियर मोशन पढ़ते थे तो जो काम मास करता था, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपको बहुत कंसेप्चुअल चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो अगर आपको पता चल जाए तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐसे ही समझ जाओगे, ठीक है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज बेसिकली एनालॉगस टू मास। देखो, हमने दो तरह के मोशन पढ़े हैं,
एक अपना ट्रांसलेशन मोशन, जनरली हम ट्रांसलेशन मोशन में मास की बात करते थे। जब हम रोटेशन की बात करते हैं तो हम किसकी बात करेंगे? तब हम मास की बात नहीं करते, तब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। ठीक है, तो पहले तो इस बात को समझ लो कि इट इज एनालॉगस टू मास इन ट्रांसलेशन मोशन, है ना। मतलब जो काम लीनियर मोशन में या फिर ट्रांसलेशन मोशन में मास करता था, वो काम रोटेशन मोशन में कौन करेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा। ठीक है, तो जैसे आप काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोशन में किस तरीके से लिखते थे? हाफ mv², ऐसे लिखते थे ना आप काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब वही काम रोटेशनल एनर्जी में आपका कैसे हो जाएगा? देखो, योर मास विल बी रिप्लेस्ड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब जो काम आपका मास लीनियर मोशन में करता था, वो काम आपका कौन करेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा। अब v वहाँ पे हमारी लीनियर वेलोसिटी होती थी। जब हम काइनेटिक एनर्जी पढ़ते थे तो v इज अवर लीनियर वेलोसिटी। यस, तो अब हम रोटेशन मोशन की बात करेंगे तो हमारी एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है बेटा? ओमेगा। ठीक है, दो तरह की वेलोसिटीज होती है ना, एक लीनियर वेलोसिटी होती है, एक एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो आप इस तरह से समझो तो आपको जल्दी समझ आएगा, है ना। तो ये एनालॉजी है, इस एनालॉजी से हम चीज़ों को जल्दी समझ सकते हैं, है ना। एनालॉजी से हम चीज़ों को काफ़ी इजीली रिलेट कर लेते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, जो काम मास करता था अब वो कौन करेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा। जो काम वेलोसिटी करती थी अब वो कौन करेगा? ओमेगा करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लीनियर मोशन से रोटेशनल मोशन की तरफ अब शिफ्ट होते जा रहे हैं। क्योंकि अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो अब रोटेशनल मोशन आपको आना चाहिए। और रोटेशनल मोशन पढ़ने से पहले हमें ये एनालॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? यस और नो? आप लोगों को समझ आ रहा है बेटा? हाँ, बहुत बढ़िया। अब जैसे लीनियर मोशन में हम फोर्स के बारे में पढ़ते थे ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। इस तरीके से हम पढ़ते थे लीनियर मोशन में। अब वही काम हमारा अब कौन करेगा? यहाँ पे ध्यान से देखो, जो काम हमारा फोर्स करता था वो काम हमारा इधर टॉर्क करेगा। यस, क्योंकि जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करता था वो काम अब कौन करेगा? वो काम हमारा टॉर्क करेगा। जो काम मास करता था लीनियर मोशन में वो रोटेशनल मोशन में कौन करेगा? रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा। जो काम हमारा एक्सेलरेशन करता था लीनियर मोशन में वो काम अब कौन करेगा? वो काम अब एंगुलर एक्सेलरेशन करेगा। एंगुलर एक्सेलरेशन इज योर अल्फा। ठीक है, तो दिस इज द एनालॉजी बिटवीन लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो अब मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझाता हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो मास के इक्विवेलेंट है। आप देख सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ एनालॉगस, और यू कैन से इट इज द सेम प्रॉपर्टी विच इज एनालॉगस टू इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन। इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। नाउ यू कैन इजीली डिफाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द सेम प्रॉपर्टी। मतलब जो काम मास करता था लीनियर मोशन में अब वो काम रोटेशनल मोशन में कौन करेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेम प्रॉपर्टी एनालॉगस टू इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन। इन रोटेशनल, क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? एनालॉगस टू रोटेशनल मोशन, एनालॉगस टू इनर्शिया। ठीक है, कहने का मतलब यही है। इनर्शिया को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज द सेम प्रॉपर्टी एनालॉगस टू इनर्शिया इन द रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन इस तरीके से किया जाता है। सपोज करो ये हमारी रिजिड बॉडी है, बड़े ध्यान से सुनते जाओ, कंसेप्चुअल चीज़ें आपको बता रहा हूँ, है ना। इससे आपको समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। जैसे कि सपोज करो हमारे पास एक पार्टिकल है। ठीक है, पहले पार्टिकल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, दिस इज अवर एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसके अबाउट एक पार्टिकल रोटेट कर रहा है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट वन पार्टिकल इज रोटेटिंग।
ये हमारा पार्टिकल है, इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट, which is having some radius r, and this particle having mass m. Then we can define the moment of inertia of this particle. Moment of inertia for this particle I is equal to mr square. Moment of inertia for this particle can be defined as I is equal to mr square. अब सपोज करो हमारे पास पार्टिकल नहीं है, एक रिजिड बॉडी, ठीक है, अभी तो हमने पार्टिकल की बात करी। सपोज करो हमारे पास कोई रिजिड बॉडी इस तरीके की, इस तरीके की हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, और वो रिजिड बॉडी जो है बेटा इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है। यहाँ से एक एक्सिस पास हो रही है इस पॉइंट से, और इस पॉइंट के अबाउट आपकी रिजिड बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है ओमेगा से, ठीक है। तो ये रिजिड बॉडी जैसे जैसे आपकी घूमेगी तो इसमें प्रेजेंट हर पार्टिकल आपका रोटेट करेगा। जैसे जैसे आपकी रिजिड बॉडी रोटेट करेगी वैसे वैसे इस बॉडी पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे, अब रिजिड बॉडी में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, वी नो दैट। तो हमने क्या किया, सपोज करो एक छोटा सा पार्टिकल लिया dm, ठीक है, छोटा सा पार्टिकल लिया dm, और इसका डिस्टेंस है सपोज करो एक्सिस ऑफ रोटेशन से r, दिस इज अवर एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है r है, ठीक है। तो हम छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, विच इज डी आई इज इक्वल टू डी एम इंटू आर स्क्वायर, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पार्टिकल के लिए। अब हमें पता है कि इस बॉडी पे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डू इंटीग्रेशन, यस और नो। इफ वी वांट टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of each and every particle which is the part of this rigid body, then we have to integrate this, yes or no, है ना। हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो जैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे डी को, तो डी को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा इस बॉडी के लिए। अभी हमने एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, है ना, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पूरी बॉडी का जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। पूरी बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। सो इफ यू इंटीग्रेट दिस यू विल गेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू आर स्क्वायर, राइट। दिस कंसेप्ट इज वैलिड फॉर ऑल रिजिड बॉडीज, this concept is valid for all rigid bodies. Are you getting this? This concept is valid for all rigid bodies. So moment of inertia देखो, अगर आप ध्यान से देखो इस फॉर्मूला को, तो moment of inertia किस पे डिपेंड करता है, एक तो r पे डिपेंड कर रहा है। r क्या है आपका, distance from the axis of rotation. So moment of inertia depends on the location of axis of rotation for a given body. कहाँ पे आपने axis of rotation ली है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस जो हम मेजर करते हैं मास पे तो देखो डिपेंड करेगा ही करेगा। जितना ज़्यादा मास होगा इस पार्टिकल का उतना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और जितना दूर ये डिस्टेंस होगा, है ना, जितना ज़्यादा ये डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूर होगा ये पार्टिकल, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा। मतलब सपोज करो अगर हमारे पास एक पार्टिकल इधर है ए और एक पार्टिकल इधर है बी, तो आप बताओ किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, ए का ज़्यादा होगा कि बी का ज़्यादा होगा। यस, किस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, ए पार्टिकल का ज़्यादा होगा कि बी पार्टिकल का? यस, जल्दी से बताओ।
बी वाले का ज़्यादा होगा ना, बी वाले का डिस्टेंस ज़्यादा दूर है, डायग्राम से पता चल रहा है। देखो बी वाले पार्टिकल का डिस्टेंस देखो कितना दूर है कि नहीं? आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आ रही लगता है? कोई बोल ही नहीं रहा है। बोलना मना है लगता है मेरे को। क्या आपके बोलने पे मैंने पाबंदी लगा रखी है क्या? मैंने आपको मना किया बोलने से? चलो मेरी बात आपको समझ आ गई ना सब? ये पॉइंट सबको क्लियर तो हुआ? यस और नो तो बोलो कम से कम। यस सर। सर एक बार रिपीट कीजिए ना। एक बार फिर से रिपीट करो। हाँ देखो आप बोले ना सही बात। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? सबसे पहले हमने एक पार्टिकल लिया, ठीक है? हमारे पास सपोज करो एक पार्टिकल है, इसका मास है m, और ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिस एक्सिस के अबाउट ये पार्टिकल रोटेट कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है? अब ये पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है और इसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना है? r है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज I इज इक्वल टू mr² फॉर दिस पार्टिकल, ठीक है? m इंटू r²। इस तरह से हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन किया, क्योंकि हम लीनियर मोशन में मास, जो काम मास आपका करता था वो काम अब रोटेशन मोशन में कौन करेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा। इट इज द एनालॉगस टर्म टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द एनालॉगस टर्म टू मास, आई कैन से दैट। तो अब हमने क्या किया? एक रिजिड बॉडी ली, है ना? हमने क्या किया? एक रिजिड बॉडी ली, और इस रिजिड बॉडी में हमको पता है कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना? इस रिजिड बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे कि नहीं होंगे? बताओ। इस रिजिड तो हमने क्या किया? एक पार्टिकल लिया बड़ा छोटा सा, इसका मास कितना है? dm मास, ठीक है? अब छोटा सा पार्टिकल है तो उसका मास भी छोटा सा होगा। तो पार्टिकल के लिए हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिफाइन किया था? मास इंटू r², mr² लिखता था ना मैं, तो इसका मास कितना है? dm, तो आई विल राइट इंटू dm इंटू r²। अब ये छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है? अब अगर मुझे पूरी बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। सो दिस कंसेप्ट इज वैलिड फॉर ऑल रिजिड बॉडीज। ये जो कंसेप्ट है आपका सभी रिजिड बॉडीज के लिए वैलिड है। आप पहले एक छोटे से पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, फिर उसको इंटीग्रेट करो, तो आपको पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। क्या मेरी बात समझ आई अब आपको? यस और नो? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। अब एक दो एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं ताकि हमें थोड़ी रोटेशनल डायनामिक्स समझ आने लग गया, है ना? जैसे कि सपोज करो हमारे पास एक रॉड है, ठीक है? रॉड का एग्जांपल क्योंकि बहुत अच्छा है, काफ़ी स्टैंडर्ड है, इसलिए हम बार बार रॉड का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? सपोज करो हमारे पास एक रॉड है, रेक्टेंगुलर रॉड है, और उस पर इस तरीके से फोर्स लग रहे हैं। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर रॉड है, ठीक है? रेक्टेंगुलर रॉड है, ठीक है? मेरी बात आप समझ रहे हो? रॉड का एग्जांपल जनरली हम क्यों लिया जाता है? हमेशा रॉड का एग्जांपल इसलिए लिया जाता है क्योंकि दिस इज द बेसिक ज्योमेट्री, है ना? और यूनिफॉर्म ज्योमेट्री है, तो यूनिफॉर्म ज्योमेट्री के एग्जांपल से समझना आपका काफ़ी आसान हो जाता है, इसलिए हम बार बार रॉड के एग्जांपल से ही चीज़ों को समझते हैं सबसे पहले, ठीक है? तो चलो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के देखते हैं। एक आपको बता देता हूँ ताकि आपको मेथड पता लग जाए किस तरीके से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, ठीक है?
बात समझ आई? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मैंने आपको अभी अभी बताया था, जैसे मुझे इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना वो होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन। कभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या होता है कि आप किस एक्सिस के अबाउट निकालना चाहते हो, आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। तो सपोज करो मैं इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूँ, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं इस एक्सिस के अबाउट निकालना चाहता हूँ, जिसका मास है m और जिसकी टोटल लेंथ है l। यहाँ तक सबको समझ आया? यस यस सर। क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन काफ़ी मैटर करती है ना, हाँ, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही तो हम सारे डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज जस्ट लाइक योर रेफरेंस एक्सिस, जहाँ से हम सारे डिस्टेंस को मेजर करते हैं, हर पार्टिकल के डिस्टेंस को हम यहीं से मेजर करते हैं। तो आप में से कोई बता सकता है कि इस रॉड में कितने पार्टिकल्स होंगे, इस रॉड के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे? क्या आप में से कोई बता सकता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वेरी गुड। मतलब इस रॉड के अंदर जो होंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अब एक एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकालने बैठने वाले नहीं हम, है ना, एक एक का निकालने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा। इनफाइनाइट पार्टिकल्स हम काउंट भी नहीं कर सकते, कैसे निकालोगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। सपोज करो मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, ठीक है, और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है x। सपोज करो मैंने x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट की थिकनेस है dx, ठीक है, x डिस्टेंस पे छोटा सा एक एलिमेंट लिया। अब पहले मैं इस छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो आई विल राइट, लेट्स से दिस एक्सिस इज योर z डैश, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया of this small particle or this small element you can say। अभी स्मॉल एलिमेंट का पहले निकालूंगा, तो स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरा r क्या है, x के बराबर। देखो r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ पे मेरा r किसके बराबर है, x के बराबर। तो आई विल राइट x स्क्वायर, mr स्क्वायर लिखता हूँ ना मैं, वही कंसेप्ट यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इस छोटे से एलिमेंट का मास आप मान लो dm है, पहले तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट है तो इसका मास भी छोटा सा ही होगा। तो इस छोटे से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, dm इंटू एक्स स्क्वायर। और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा इस रॉड का अबाउट दिस एक्सिस z डैश। यस और नो? क्या ये बात आपको समझ आई? क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है बेटा? यस सर। अगर नहीं आई तो बता दो, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट। एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारी ये है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे छोटे से एलिमेंट का, मतलब इतना सा मास, पूरे मास नहीं कंसिडर कर रहे, सिर्फ छोटा सा मास ले रहे हैं। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हमारा डी होगा ना, ये हमारा छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी होगा। और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन z डैश। क्लियर हुआ सबको? अब हम बचपन में जो पढ़ते थे वो चीज़ यहाँ पे लगाएंगे। जैसे सपोज करो हम जब बाजार में जाते हैं चॉकलेट खरीदने, तो अगर हमें 5 चॉकलेट्स की प्राइस पता होती है, जैसे मान लो 5 चॉकलेट 50 रुपए की है, तो एक चॉकलेट कितने की होगी आप बता सकते हो? अगर 5 चॉकलेट 50 रुपए की है तो एक चॉकलेट कितने की है? 10 रुपीज। 10 रुपीज़ की है ना। हम सबको ये बेसिक नॉलेज तो हम सबको पता है, इतनी मैथ्स तो हमारी कमज़ोर है नहीं, इतनी मैथ्स तो हमको आती है। तो वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि अगर पूरी रॉड का मास m है, पूरी रॉड मतलब l लेंथ है ना, l लेंथ में आपका कितना मास आ जाता है, m मास आ जाता है। तो छोटी सी लेंथ जो dx है, छोटी सी जो लेंथ जो dx है उसमें कितना मास होगा, तो आप क्या करोगे,
m इंटू डी एक्स अपॉन एल, यही करोगे? ये हमारा छोटा सा मास हो जाएगा dm। चलो छोड़ो ये सब, आप यहाँ पे देखो, जब आपने 10 रुपीज़ कैसे आंसर दिया, आपने क्या किया, 1 इंटू 50, जो मैथ्स आपने लगाया वो मैं आपको बता रहा हूँ, 1 इंटू 50 अपॉन 5, यही किया आपने, तभी तो आपका आंसर 10 आया। आमने सामने वालों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया और जो बचा है उससे डिवाइड कर दिया, तो वही मैंने यहाँ भी किया, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया और जो बचा है उससे डिवाइड कर दिया। क्या आप समझ आया आपको? यस यस सर, यस सर। हाँ, तो ये हुआ क्या, हमें छोटा सा मास मिल गया। छोटा सा मास कितना मिल गया, m dx अपॉन एल। तो बस अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। तो लेट अस डू द इंटीग्रेशन नाउ। सो आई जेड जेड डैश, अगर आप समझ के पढ़ो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एम का वैल्यू कितना आया था, m बाई एल इंटू डी एक्स, यही अभी अभी हमने निकाला, फ्रॉम 0 टू l। पूरी लेंथ तक इंटीग्रेट करोगे ना, रॉड की लेंथ कितनी है, l, तो x को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, 0 से लेके l तक, क्योंकि मास इज कांस्टेंट, दिस l इज कांस्टेंट, इट विल कम आउट ऑफ इंटीग्रेशन साइन। सो यू विल डू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 0 टू l। बताओ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? यस, एक्स क्यूब बाई 3। वेरी गुड, एक्स क्यूब बाई 3 फ्रॉम द लिमिट्स 0 टू l। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, m बाई एल इंटू एल क्यूब बाई 3, so we will get ml square by 3। yes or no? यस सर। अब अपना जल्दी से NCERT में टेबल नंबर 7.1 खोल के देखो। टेबल नंबर 7.1 सबके पास है? उसमें देखो आपको रॉड का सेंटर के अबाउट दिया हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हमने किसके अबाउट निकाला है, जो एक्सिस हमारी रॉड के एंड से पास हो रही है। देखो अभी मैं आपको इसी में दोनों थियरम्स बताऊंगा, बड़ा मजा आएगा आपको। देखो ये हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सी एक्सिस के अबाउट निकाला है, ये वाली एक्सिस के अबाउट निकाला है। बात समझ आई आपको? तो ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कितना मिला, ml स्क्वायर बाय 3। यस और नो? अब सपोज करो मैंने आपको बोला कि बेटा मुझे इस एक्सिस के अबाउट नहीं निकालना, मेरे को तो ये वाली एक्सिस के अबाउट निकालना है जो रॉड के सेंटर से पास हो रही है। आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस which is passing through the center of the rod. Let's say this is Z1 Z2, मतलब ये डिस्टेंस जो होगा आपका कितने डिस्टेंस पे, L/2 पे। अब मुझे ये एक्सिस के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तब मैं क्या करूंगा, देन आई विल अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखो ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है, दिस एक्सिस इज पैरेलल टू दिस एक्सिस। यस और नो? यस सर। अब मैं एक नया डायग्राम बता रहा हूँ और आपको यहीं पे मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी समझाने वाला हूँ, तो बड़े ध्यान से समझना इसको। अब मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे एंड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया, ठीक है, बड़े ध्यान से देखना, यहीं से आपका कंसेप्ट बिल्डिंग होगा और डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए हम इसी तरह से अप्लाई करें। तो ये हमारा जैसे रॉड है और हमें ये पता चल गया कि इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाली एक्सिस के अबाउट क्या होता है, अभी हमने निकाला, जल्दी से बताओ। ml square by 3। Very good, ml square by। Now we want to calculate the moment of inertia about this axis which is passing through the center of the rod. Yes or no? It is at a distance of L/2. Total length is L, then this distance will be L/2. Clear? तो अब हम इस एक्सिस के अबाउट बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए वी विल यूज
पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है ना। अब ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है, जैसे कि अगर हमें ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो हम इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अब मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ, बट ध्यान से समझना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इट सेज दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस विच इज पैरेलल टू द गिवन एक्सिस कौन सी हमारी, z z डैश। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z1 z2 which is equal to moment of inertia about zz dash plus mr square, where r is the distance between, r क्या होता है बड़े ध्यान से समझना, distance between the parallel axis। अब यहाँ पे हमारा r क्या हो जाएगा, इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है, yes, L/2, ठीक है। सो दिस थ्योरम इज नोन एज योर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब हम इस पैरेलल एक्सिस थ्योरम की हेल्प से वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रल एक्सिस, दिस सेंटर एक्सिस विच इज पासिंग टू द सेंटर ऑफ द रॉड, ठीक है। तो इस सेंटर एक्सिस के अबाउट हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। सो I अबाउट z1 z2 विच इज इक्वल टू z डैश का हमने निकाला ना, क्या निकाला, ml²/3 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, L/2, m into L/2 होल स्क्वायर। फ्रॉम दिस यू विल गेट ml²/3 प्लस ml²/4, you will take the LCM, you will get 12, कितना आ जाएगा ये, सॉरी माइनस आएगा बेटा, मैंने आपको प्लस कर दिया क्या। I अबाउट z डैश, सॉरी z1 z2 के अबाउट अगर हमें निकालना है ना तो हमें z डैश में से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। सेंट्रल एक्सिस के अबाउट प्लस होता है और इस एक्सिस के अबाउट माइनस होता है, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, दिस इज नॉट प्लस, दिस इज माइनस, ठीक है। सेंट्रल एक्सिस के अबाउट हम प्लस लेते हैं और इस एक्सिस के अबाउट हम माइनस लेंगे। मतलब अगर सपोज करो हमें सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता और हमें z डैश के अबाउट निकालना होता तो हम प्लस करते, ठीक है। एक्चुअली ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपका इस तरह से लिखा जाता है, I z डैश विच इज इक्वल टू I z1 z2 प्लस mr²। पर हमें तो यहाँ पे z डैश का वैल्यू पता है ना, हमें तो z1 z2 का निकालना है। So you will do I z dash minus mr square which is equal to I z1 z2, yes। तो हमने ये वाला लगाया, असली में आपका थ्योरम इस तरीके से होता है, ठीक है। तो हमें तो ये चीज़ पता थी ना एक्चुअली, तो हमने इसलिए ये फाइंड करने के लिए यहाँ पे माइनस साइन है। तो ये माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 - 3 विल बी 1, सो विल गेट ml²/12, यस। अब आप देखो टेबल नंबर 7.1 में थर्ड वाला पार्ट देखो, आपका आंसर यही आया, ml²/12 आया। देखो एनसीईआरटी में चेक करो, यस सर। टेबल नंबर 7.1 में रॉड का देखो, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कितना है, ml²/12। ये हमने निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब यहाँ पे हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी समझ आ गई, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी समझ आ गया, दोनों चीज़ें समझ आ गई, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमने रॉड का निकाल दिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी हमने अप्लाई कर दिया, दोनों कंसेप्ट हमने यहाँ पे क्लियर किए, ठीक है। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 10 पे आओ। यहाँ पे मैं आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम समझाऊंगा।
NCERT एग्जाम्पल नंबर 10 पे आ जाओ सब लोग. इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल रिगार्डिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. पैरेलल एक्सिस हमने समझ लिया अच्छे से, अब हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम समझेंगे. तो इस एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे. इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है, 7.10. एग्जाम्पल नंबर 7.10. यस, तो ये हमारा जैसे कि डिस्क है, ठीक है बेटा, इस तरह का हमें डिस्क दिया हुआ, और डिस्क का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर एक्सिस के अबाउट पता होता है. देखो सेंटर एक्सिस के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, देखो टेबल में देख के बताओ. सी द टेबल. व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस ऑफ दिस डिस्क? सी द टेबल 7.1 पार्ट नंबर 4, फोर्थ वाला देखो. सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr²/2. सब लोग देख रहे हो टेबल या फिर मैं ही खाली बोल रहा हूँ? बेटा z एक्सिस है ना, टेबल में देखो z एक्सिस के अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, mr²/2 है. ठीक है, तो आप लिखो इधर टेबल में से देख के, z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, mr²/2 if the radius of this disk is r. Now we want to calculate the moment of inertia about x axis. सोचो हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है कि इस एक्सिस के अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो नाउ यू कैन सी दैट बोथ दीज एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. z axis is perpendicular to x axis. और सपोज वी वांट टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, है ना, इधर y एक्सिस और z एक्सिस और x एक्सिस, ठीक है, कोई भी एक्सिस के अबाउट. तो ये देखो सपोज मैं इसको x एक्सिस मान लेता हूँ और ये वाली एक्सिस को y मान लेता हूँ. तो तीनों एक्सिस बेटा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. अगर हम ध्यान से देखें तो ऑल द थ्री एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. yes or no? Right? So now here we will apply the perpendicular axis theorem. तो अब perpendicular axis theorem क्या बोलती है, देखो बड़े ध्यान से सुनो. Perpendicular axis theorem says that moment of inertia about z axis is equal to sum of moment of inertia about x and y axis. देखो moment of inertia about z axis is equal to sum of moment of inertia about x and moment of inertia about y axis. This is the perpendicular axis theorem. जैसे मैंने आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम बताई थी, अब हम डिस्कस कर रहे हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. तो ये थ्योरम है, इस थ्योरम की हेल्प से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. थ्योरम तो थ्योरम होती है ना, मैथ्स में आपको पढ़ाई जाती है. एक थ्योरम होती है और उसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं. तो हमारे पास फिजिक्स में यहाँ पे दो थ्योरम है, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम और दूसरी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. और इन्हीं दो थ्योरम्स के हेल्प पे हम डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो बेटा, परपेंडिकुलर एक्सिस हमारी z एक्सिस है और z एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ना. और अगर हम बड़े ध्यान से देखें तो ये ऑब्जेक्ट जो है ना हमारा सिमेट्रिकल है, क्योंकि ये सर्कुलर डिस्क है. तो डिस्क इज सिमेट्रिकल अबाउट x एंड y एक्सिस. चाहे आप ये वाली एक्सिस ले लो, चाहे आप ये वाली एक्सिस ले लो, दोनों एक्सिस के अबाउट हमारा जो डिस्क है ना, क्योंकि बेटा ये भी डायमीटर है. अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी आपका डायमीटर है, दिस लाइन इज डायमीटर, और ये वाली जो लाइन है ये भी आपकी डायमीटर है. ये दोनों डायमीटर है, ये पूरा डायमीटर लेंथ है ना. तो डायमीटर के अबाउट हमारा ये जो डिस्क है वो सिमेट्रिकल है. तो अगर सिमेट्रिक सिस्टम है हमारा, मतलब अगर हमारा ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है दोनों एक्सिस के अबाउट, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट होगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अबाउट होगा. अगर सिमेट्रिकल है तो देन ओनली आई कैन से, है ना, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट देखो सिमेट्रिकल है. चाहे आप
इसको यहाँ से कट करो, इस एक्सिस से कट करो, चाहे आप इसको इस एक्सिस से कट करो, आपको सेम ही चीज़ मिलेगी, क्योंकि डिस्क सिमेट्रिकल है दोनों एक्सिस के अबाउट। तो आई कैन से दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस आर सेम। तो अगर हमें इतना पता चल गया तो अब हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना हमारे लिए और सिंपल हो गया। देखो आई जेड इज इक्वल टू, नाउ आई कैन राइट आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई एक्स। सो कितना हो जाएगा, आई जेड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स। सो यहाँ से हमें पता चल जाएगा आई एक्स इज इक्वल टू आई जेड बाई 2। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई जेड, एम आर स्क्वायर बाय 2। आई जेड का वैल्यू हमने अभी भी टेबल में से देखा ना, एम आर स्क्वायर बाय, और उसको 2 से डिवाइड करोगे तो हमें आई एक्स मिल जाएगा, इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 4। नाउ अगेन सी द टेबल 7.1 एंड सी द नेक्स्ट पार्ट, 5th नंबर। वहाँ पे देखो एक्स एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के बताया गया। देखो एम आर स्क्वायर बाय 4 आंसर आया। देखो देखा सबने टेबल 7.1? यस सर। है ना। तो इस तरह से हम बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, और पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे देखो आपका एग्जांपल नंबर 7.11 पे आ जाओ। एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 7.11, इट इज आल्सो गुड एग्जांपल ऑन पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एग्जांपल 7.11 सब देखेंगे। एग्जांपल नंबर 7.11, एग्जांपल 7.11, राइट। अब यहाँ पे देखो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट वन ऑफ द एंड। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, फिर भी हम देख लेते हैं। सपोज करो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट गिवन है, इस एक्सिस के अबाउट गिवन है, लेट्स से ml स्क्वायर बाय 12, और हमें बोला गया कि बेटा इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करो, इस एक्सिस के अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो हम कौन सी थ्योरम लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इसको मान लो एक्सिस 1 1, और इसको मान लो, सॉरी इसको मान लो 1 1, इसको मान लो 2 2। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 1 1 प्लस एम आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 2 2। ठीक है, तो 1 1 का हमें पता है, देखो एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम आर स्क्वायर। व्हाट इज द आर, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। यहाँ पे कितना होगा, l बाई 2, m इंटू एल बाई 2 होल स्क्वायर इक्वल टू I22। जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, यस एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 4 कितना होता है, एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 4, है ना। तो 4 एम एल स्क्वायर बाय 12 आ जाएगा, और यू कैन से एम एल स्क्वायर बाय 3। ठीक है, देखो वही चीज़ हमें मिल गई। तो यहाँ पे समझने की चीज़ ये है, जब हम इस एक्सिस से इस एक्सिस पे जा रहे हैं तब हम प्लस कर रहे हैं, और जब हम ये एक्सिस से ये एक्सिस पे आ रहे हैं तब हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। बात समझ आ रही है आप, यस और नो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रल एक्सिस के अबाउट पता है तो हम किसी भी दूसरी एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं, उसमें एम आर स्क्वायर को ऐड करके। बात समझ आ रही है। अब सपोज करो मुझे ये एक्सिस के अबाउट निकालना होता, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ लेट्स से l बाय 5। तो बताओ इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 3 3। क्या आप निकाल सकते हो, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 3 3? व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 3 3 एक्सिस?
इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता आप जल्दी से बताओ। यस बेटा, देखो वही कंसेप्ट हमें यहाँ भी लगाना है ना, जो हमने वहाँ पे लगाया वो हम यहाँ भी लगाएंगे। अब हमें देखो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ml²/12 और हमें यहाँ पे जाना है, तो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट हमें पता है और किसी भी और एक्सिस के अबाउट निकालना है तो हमेशा प्लस करोगे, ध्यान रखो। अगर हमें सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और किसी भी दूसरी एक्सिस के अबाउट निकालना है तो हमेशा क्या करोगे, तो ये कितना हो जाएगा ml² प्लस mr²। नाउ व्हाट इज द r? r इज l/5। इसको सॉल्व कर लो, ये जो भी आंसर आएगा दिस विल बी योर I33 मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। गेटिंग इट और नॉट? यस, मुझे लगता है आपको समझ नहीं आ रहा है। यस सर, नहीं समझ आ रहा। नहीं समझ आ रहा? किसको किसको नहीं समझ आ रहा? सही सही बताओ। मुझे सर, मैंने कल का क्लास नहीं अटेंड किया था इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा, कल का बाकी रह गया था। अच्छा, कल का नहीं अटेंड किया था, चलो ठीक है, आज मैं आपको उसके वीडियो भेज दूंगा दोनों के, ठीक है? अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ, आज का भी और कल का भी, ठीक है? दोनों Yes, वीडियो देख sir. लेना एक बार फिर से। अच्छा, और किसको नहीं समझ आया बेटा? यस, पूजा पटेल। पूजा पटेल तो कल आई थी, यस सर। आपको समझ आया बेटा? प्रियांशी, यस सर। मैत्री शाह, यस सर। विश्वा, नो सर। विश्वा को नहीं समझ आ रहा? नो सर। अच्छा, कल नहीं आए थे बेटा आप क्लास में क्या? नहीं सर। इसलिए नहीं समझ आ रहा, कल की क्लास मिस करी ना आपने। कोई बात नहीं, अब मैं आज ऐसा करूँगा ना, अभी मैं क्लास को यहीं पे एंड कर रहा हूँ और मैं आपको आज की और कल की दोनों की रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ। तो जिन्होंने मेरा कल का क्लास अटेंड नहीं किया है वो कल का वीडियो देखेंगे और फिर आज का वीडियो फिर से देखेंगे और उसके बाद फिर अगर नहीं समझ आए तो मेरे को कल वाली क्लास में बताएंगे, ठीक है? इतना Yes, काम sir. सबको करना है, ओके सर। ठीक है? तो आज मैं Okay, sir. क्लास अभी एंड कर रहा हूँ, इसलिए एंड कर रहा हूँ क्योंकि आपको कल का भी वीडियो देखना है और आज का भी वीडियो देखना है। दोनों वीडियो देखने के बाद फिर अगर नहीं समझ आए तो मुझे कल वाली क्लास में बताना, ठीक है? ओके सर। चलो, ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। बाय सर।